हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हैं और सिविल ब्रांच से आते हैं। द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चलित मशीनें, वैसे यह सब्जेक्ट जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स ये मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट है। मैकेनिकल थर्ड सेम और सिविल थर्ड सेम, ये दोनों ही सिलेबस में सेम है लेकिन नेम चेंज है। ठीक है, तो मैकेनिकल और सिविल दोनों ही इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने केवल मैकेनिकल बोला है, लेकिन वह मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए है, क्योंकि मैकेनिकल में सब्जेक्ट होता है थर्ड सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक, थर्ड और फोर्थ में सब्जेक्ट होता है थर्ड में या फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक, और सिविल ब्रांच में होता है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। ठीक है, सिलेबस सभी का सेम है लेकिन आपके केवल नाम चेंज हुए हैं। तो यह वीडियो मैकेनिकल के लिए हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक के लिए होगी और सिविल के लिए हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए होगी। ठीक है, तो पार्ट 1 हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज का यह सेशन पार्ट 2 होगा और इन दोनों पार्ट्स में से जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं विद सॉल्यूशन और समझाया भी गया है अच्छी तरीके से, केवल इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप जो है पेपर देने जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चलित मशीनें। ठीक है, और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, न्यू सिलेबस के अनुसार हैं और सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपके मोबाइल पर आने वाली सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी इन वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं विद सॉल्यूशन, आप उनको एक बार समझ के जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए पार्ट 2 यहां से स्टार्ट है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, सॉल्यूशन दिए थे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का यह सेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा, नोचेज एंड वियर में अंतर बताना है और उनके उदाहरण भी समझाना है। ठीक है, तो देखिएगा नोचेज एंड वियर होता क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। नोच और वियर दोनों तरफ हमने 2 कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, नोच किसी जलाशय या टंकी की चादर में बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जबकि वियर जो होती है वो जलाशय, नदी या नहर के बीच बांध के रूप में बनाया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, छोटी वीडियो होगी और काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। नोच के किनारे तेज धार वाले होते हैं, वियर के किनारे चौड़े तथा रुक्ष होते हैं। इसका आकार छोटा होता है, किसका? नोच का, और वियर का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। नोच के आधार की लंबाई जो है वो कम होती है, लेकिन वियर के आधार की लंबाई अधिक होती है। नोच में क्या होता है? जलाशय में प्रवाह मापने या फिर निर्धारित ऊंचाई तक द्रव तल जो है खड़ा रखने के लिए यह बनाई जाती है। लेकिन वियर में क्या होता है? जलाशय आदि में आवश्यकता से अधिक पानी को विसर्जित करने के लिए यह वियर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखिएगा। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड्स संख्या क्या है? हर बार पेपर में आया हुआ है। एक तो पास्कल का नियम, रेनॉल्ड्स नंबर, और आगे क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम बता देंगे। रेनॉल्ड्स संख्या क्या है और इसकी महत्ता क्या है, इसको हमें बताना। तो देखिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स संख्या से हम ज्ञात करते हैं कि द्रव का प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर हमें यह बताता है कि द्रव का प्रवाह स्तरीय यानी कि लेमिनार है या फिर विक्षुब्ध है यानी कि टर्बुलेंट है। तो इन बातों का हमें रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है। ठीक है, रेनॉल्ड्स ने बताया था, अपने प्रयोगों द्वारा बताया था कि बंद पाइप से या फिर नाली से बहते तरल का प्रवाह पाइप के व्यास d और प्रवाहित तरल घनत्व कितना है रो, और तरल के वेग v तथा उसकी श्यानता म्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, ये 4 चीजें बताई थी रेनॉल्ड्स ने कि अगर बंद पाइप से या फिर नाली से कोई तरल बह रहा है
तो वह उस नाली के या उस पाइप के व्यास और प्रवाहित तरल के घनत्व पर और तरल के वेग और उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। ठीक है, और इस आधार पर उन्होंने एक हमें फॉर्मूला दिया था, वह फॉर्मूला है Rn इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, जहां पर न्यू क्या है देखिएगा। अब देखिए रो अपॉन म्यू जो होता है वो होता है न्यू। ठीक है, तो वीडी अपॉन न्यू हुआ, जबकि न्यू क्या है, निरपेक्ष गति की श्यानता है, और रो तरल का घनत्व है, वी प्रवाह का वेग, डी पाइप का व्यास है, और म्यू जो है द्रव की श्यानता गुणांक है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आपको पूछेगा और मिलेगा भी, और आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। यदि आर एन क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो क्या होगा, स्तरीय प्रवाह होगा, लेमिनार होगा। यदि रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होगा, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह होगा। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से और 4000 के बीच में आ जाए, 2000 और 4000 के बीच में आ जाए, तो वह प्रवाह कैसा होगा, अनिश्चित रहता है। प्रवाह का प्रकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा, यानी कि स्तरीय भी हो सकता है और विक्षुब्ध भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 के अगर बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे क्रांतिक वेग। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं हम उच्च क्रांतिक वेग। ये दोनों को आप याद रखिएगा कि क्रांतिक वेग कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 के बराबर होगा, और जब 4000 के बराबर हो जाएगा तो उच्च क्रांतिक वेग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि एक प्रत्यागामी बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग को। प्रत्यागामी पंप यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है उसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो चित्र को साफ सुथरा और स्पष्ट बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा प्रत्यागामी पंप यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। प्रत्यागामी पंप में मुख्यतः एक सिलेंडर होता है, याद रखिएगा, और वह सिलेंडर क्या होता है, यानी कि उसमें जो है सिलेंडर में पिस्टन होती है, जो पिस्टन को आगे पीछे गति कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एक पिस्टन या फिर प्लंजर लगा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्यागामी पंप में मुख्यतः एक सिलेंडर होता है और उसमें जो है पिस्टन या फिर प्लंजर लगा होता है, जो पिस्टन को आगे पीछे गति कराने के लिए होता है। ठीक, आवश्यकता अनुसार इसको पिस्टन दंड या फिर संयोजक दंड तथा क्रैंक द्वारा किसी प्रथम चालक या फिर द्वितीय चालक से संबंधित कर दिया जाता है। जो प्रत्यागामी पंप साधारणतया कम गति पर कार्य करता है, इसको ये याद रखिएगा। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यागामी पंप जो है साधारणतया कम गति पर ही काम करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसको बोलते हैं। इसलिए इन्हें प्राय विद्युत मोटर से पट्टे आदि की सहायता से युग्मित किया जाता है, चलाया जाता है। सिलेंडर में एक चूषण पाइप और प्रदाय पाइप लगे होते हैं, यानी कि विसर्जन और जो पाइप सक्शन होता है और वो जो एग्जिट वाला होता है, दोनों पाइप लगे होते हैं। ठीक है, पिस्टन के एक और जाने से सिलेंडर में निर्वात दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे चूषण वाल्व खुलता है और चूषण पाइप में द्रव ऊपर चढ़कर सिलेंडर में आ जाता है। क्लियर, समझते रहे ना। चूषण के समय यानी कि जब उसको सक्शन पानी जो है वो खींचता है, तो सिलेंडर में दाब 2.5 मीटर जल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे अगर कम हुआ तो जल क्या होगा, वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है जल का, अगर इससे कम हुआ तो। ठीक है, जब पिस्टन दूसरी ओर चला जाता है तो यह सिलेंडर में चूषित द्रव को दबाता है, जिससे कि चूषण वाल्व बंद हो जाता है तथा प्रदाय वाल्व खुल जाता है, यानी कि जो एग्जिट वाल्व है वो खुल जाता है। और जैसे जैसे पिस्टन द्रव को दबाता है, द्रव प्रदाय पाइप से प्रवाहित होता जाता है। मतलब कि प्रदाय क्या मतलब है, विसर्जन पाइप से, एग्जिट पाइप से निकलता जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये है हमारे पास इसका एक फिगर है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये क्रैंक है और ये एक संयोजक दंड है जो इस पिस्टन दंड से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये इसका पिस्टन है। ठीक, ये पिस्टन है, ये पिस्टन दंड है, और ये है हमारे पास संयोजक दंड, और ये है हमारे पास क्रैंक, जो इस तरीके से ये ऐसे घूमेगा और ये गति करेगा आगे और पीछे। ठीक है, जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, प्रदाय यानी कि डिलीवरी पंप खुलेगा, लेकिन जब ये पीछे जाएगा तो चूषण यानी कि सक्शन होगा। ठीक है, पानी आएगा जब ये पीछे जाएगा, और जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये जो है पानी आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग पंप था उसका फिगर देख लीजिएगा। ठीक है, ये यहां पर ये पानी भरा हुआ है, जब ये पिस्टन इस साइड गई तो ये क्या हुआ, पानी यहां से खींच करके ऊपर गया।
ठीक है, और यहां से यहां तक जाने को कहते हैं हम पिस्टन का एक स्ट्रोक। ठीक, ये होता है चूषण वाल्व जो इधर जाने पर खुलता है, और ये होता है हमारे पास प्रदाय वाल्व जो इधर जाने पर खुलता है। ठीक, यानी कि जब इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये जो है ओपन हो जाएगा, तो पानी जो है बाहर आ जाता है। ठीक, अब देखिएगा, आवेगी टरबाइन या फिर प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेगी का मतलब होता है इंपल्स टरबाइन और प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन टरबाइन। इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, हर बार पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको भी इंपॉर्टेंस लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आवेगी टरबाइन क्या है? जल की संपूर्ण दाब ऊर्जा टरबाइन में प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल दी जाती है। प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या होता है कि उपलब्ध दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बदला जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो संपूर्ण दाब ऊर्जा है वो टरबाइन में प्रवेश से पहले ही गतिज ऊर्जा में बदल दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे पास आवेगी टरबाइन है उसमें क्या होता है कि क्रिया के पश्चात जल निकास लगभग शून्य वेग से वायुमंडलीय में होता है, लेकिन इसमें क्रिया के पश्चात जल का निकास उच्च गति से तथा निम्न दाब पर होता है। ठीक, टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत दाब वायुमंडलीय ही बना रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत जल की दाब ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, इंपल्स टरबाइन में यानी कि जो हमारे पास आवेगी टरबाइन है वो क्या होती है, इसमें जल टरबाइन केसिंग को पूरा भरकर प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो प्रतिक्रिया टरबाइन है उसमें जो टरबाइन की केसिंग है उसमें पूरा भरकर प्रभावित होता है। ठीक, आवेगी टरबाइन में टरबाइन की क्रिया जल के आवेग से प्राप्त होती है, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइन में क्रिया दाब ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में बदलने से प्राप्त प्रतिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर। चलिए नेक्स्ट है विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता से आप क्या समझते हैं और कम विस्कस से क्या अभिप्राय है, और इस प्रकार के एक तरल का उदाहरण दीजिए। 3 क्वेश्चन एक में दे दिए, 5 नंबर में आएगा। देखिएगा, श्यानता को समझ लेते हैं। किसी तरल का वह गुण, ध्यान से सुनिए, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध होता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध होता है वो क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में तल में एक छेद के साथ एक कप की कल्पना करो। कोई एक कप है, उसके तली में एक छेद है। ठीक है, अगर अब देखिएगा उसमें हम शहद डाल दें, अगर मैं उसमें शहद डाल दूं तो तब क्या होगा, मैं देखूंगा कि वह धीरे धीरे निकलता है क्योंकि चिपचिपाहट उसमें अधिक होती है। और यदि मैं एक कप को पानी से भर दूं और उसमें छेद खुला हुआ हो तो वह बहुत अधिक तेजी से निकल जाता है। यह हुआ हमारे पास उदाहरण। अब हमारे पास था कि कम विस्कस तरल के बारे में। तो कम विस्कस तरल पदार्थ आसानी से बहता है, ध्यान रखिएगा। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो कम विस्कस होगा तो वो अधिक आसानी से बह जाएगा क्योंकि इसके आणविक श्रृंगार के परिणाम स्वरूप बहुत कम घर्षण और बहुत कम चिपचिपाहट होती है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यांत्रिक वेग क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल गेज के बारे में। यांत्रिक गेज में क्या क्या आते हैं? बर्डन ट्यूब और हमारे पास आता है डायफ्राम दाब गेज। ठीक है, बर्डन ट्यूब के बारे में पूछेगा, बर्डन नली दाब गेज क्या होता है और डायफ्राम क्या होता है, इन दोनों के बारे में वो पूछ लेता है। ठीक है, तो अचल भारों के संतुलन के आधार पर तरलों का दाब मापा जाता है। ये निम्न प्रकार मापा जाता है। कैसे? बर्डन नली दाब गेज, ये इंपॉर्टेंट है। बर्डन नली दाब गेज यानी कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। देखिए, यह दाबमापी बहुत प्रयोग में आता है, परंतु अचल भार दाबमापी में बहुत सुग्राही नहीं होता। ठीक, अब देखिए, इसमें एक कांसा या फिर लोहे की बनी नली मौलिक अंग है। कांसे की या लोहे की जो बनी नली है वो वही इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास ये बर्डन नली का है, ये वाली। ठीक है, ये बर्डन नली का है जो यहां से यहां तक, यहां से जाती है और यहां से आती है यहां तक। ठीक है, जब यह गेज दाब मापन बिंदु से जोड़ा जाता है तो दाब के अधीन द्रव नली में बहने लगता है। यानी कि दाब जब पड़ता है तो ये द्रव जो है नली में बहना शुरू कर देता है और नली में आने वाले द्रव के कारण बना आंतरिक दाब नली का वृत्ताकार बनाने का प्रयास करता है। यानी कि नली को जो है वृत्ताकार बनाता है, उसको खोलता है। ठीक है, और जब नली जो है सीधी होने लगती है तो क्या होगा, नली सीधी होने लगती है तो इस जो ये हमारे पास छड़ ब्लॉक है, इस पर जो है कुछ प्रतिक्रिया होगी और जब इस पर प्रतिक्रिया होगी तो यहां पर जो है
ये हिंज है, ये एक गियर लगा हुआ है और ये पिनियन है, ठीक है। तो ये दांतेदार चक्र है और ये पिनियन लगा हुआ है, तो इस पिनियन में एक सूचक भी है। तो ये जब इसमें प्रतिक्रिया होगी तो ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये या तो इधर और या इधर जाएगी, तो इस तरीके से इसमें प्रतिक्रिया हमें दिखेगी, ठीक है। तो पैमाने पर हम उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए, नली में आने वाले द्रव के कारण बना आंतरिक दाब नली को वृत्ताकार बनाने का प्रयास करता है और तब नली सीधी होने लगती है, यानी कि ये वाली नली जो है वो इधर को सीधी होने लगेगी, ठीक। अब नली में पैदा हुआ प्रत्यक्ष विरूपण सुई को घुमाता है, यहां से ये इसको इधर जाएगा तो ये जो है ऐसे घूमेगा और ये जो है यहां पर इसको रीडिंग पर दिखाई देगा, ठीक। अब देखिए, नली में पैदा हुआ प्रत्यक्ष विरूपण सुई को घुमाता है और दाब को स्केल पर पढ़ लिया जाता है और उसको जो है लिख लिया जाता है, और तभी हमें पता चल जाता है कि दाब कितना है। अब बात आती है डायफ्राम दाब गेज क्या है। डायफ्राम दाब गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, देखिएगा, इस दाब मापी में दाब को मापा जाता है और इसमें एक लहरियादार डायफ्राम होता है। याद रखिए, इस दाब मापी में दाब को मापा जाता है और इसमें एक लहरियादार डायफ्राम होता है जो एक धातु के बॉक्स में लगा होता है और बॉक्स के अंदर निर्वात रहता है, और डायफ्राम पर दाब आने पर वह विक्षेपित होता है और उस पर जब विक्षेपित होता है तो सूची डायल पर स्केल पर जो है शो होने लगता है। जो अंक वहां पर आएंगे, जिस अंक पर वह सुई जाकर के रुकेगी, सूचक जाकर के रुकेगा, और वहां पर जो अंक है उसको पढ़ लिया जाता है और रीडिंग नोट कर ली जाती है, ठीक है। तो ये होता है डायफ्राम का काम, यानी कि दाब नापने के लिए। अब बात आती है, क्वेश्चन बन जाता है कि तरलों के गुण समझाइए, तरलों के गुण समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आया हुआ है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी को आप देख करके जाइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, तरलों के गुण क्या है। द्रव इंजीनियरिंग में पानी के कुछ मुख्य गुण है, द्रव के कुछ मुख्य गुण हैं। देखिए, घनत्व, घनत्व को हम डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास या फिर आपेक्षिक संहति भी बोलते हैं, ठीक है। इनके इतने सारे नाम हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा, इकाई आयतन की मात्रा को उसका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं हम मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो तरल का घनत्व क्या हो जाएगा, तरल की मात्रा और अपॉन में तरल का आयतन, तरल की मात्रा अपॉन तरल का आयतन, तो रो इक्वल टू एम अपॉन वी। अब एम की यूनिट क्या होती है, केजी, और वी की होती है मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, और एसआई में हमारे पास हो जाएगी न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। यहां पर हो जाएगी केजीएफ सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4 जब हम एमकेएस में लिखते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में देख लीजिएगा कि तरल का घनत्व उसके तापमान और दाब के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। कैसे, जैसे यहां पर द्रव है शुद्ध जल, तापमान कितना है 15 से 4 और घनत्व कितना है 999 या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समुद्र जल का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना हो जाता है 1020, पारे का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13,558 हो जाता है, और मिट्टी का तेल जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व कितना हो जाता है 790 या फिर 820, ठीक है। अल्कोहल की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व जो है वह नापा गया है 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पेट्रोल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 630 से 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मापा गया है। ग्लिसरीन की बात करते हैं, जल रहित ग्लिसरीन जो होती है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1200 उसका घनत्व पाया जाता है। अपेक्षित भार या फिर भार घनत्व के बारे में बात करें तो यह भी एक जो है द्रव की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो किसी प्रकार के इकाई आयतन के, किसी तरल के इकाई आयतन के भार को अपेक्षित यानी कि विशिष्ट भार या फिर भार घनत्व कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वेट और अपॉन में वॉल्यूम लिख देंगे, भार अपॉन आयतन, और इसका जो यूनिट है, भार का यूनिट होता है न्यूटन और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ये इसको हम एमकेएस में लिखेंगे तो केजीएफ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको डेफिनेशन याद रखिएगा और इसके जो ये मात्रक है उनको याद रखिएगा। नोट पॉइंट में एक पॉइंट देख लीजिएगा, 760 mm पारा दाब, 760 mm पारा दाब तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का जो अपेक्षित भार है ओमेगा, सॉरी ठीक है, ओमेगा नहीं है, स्मॉल डब्ल्यू है। अपेक्षित भार स्मॉल डब्ल्यू वो क्या है 1000 किलोग्राम, यानी कि जो केजीएफ अपॉन मीटर क्यूब है, ध्यान रखिएगा। और हम इसे जो है ऐसा यूनिट में बदलेंगे तो 1000 गुना 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 जो है वो किलो में चला जाएगा, तो 9.81 किलो न्यूटन पर
मीटर क्यूब हो जाता है। अतः हम जानते हैं कि W इक्वल टू mg होता है, और W क्या होता है, V इंटू स्मॉल w, और mg को हम लिख सकते हैं रो वी जी। तो स्मॉल w इक्वल टू रो जी आ जाता है। तो स्मॉल w को स्पेसिफिक भार कहते हैं, और स्पेसिफिक भार जो होता है वो ग्रेविटेशनल पॉइंट का जो गुणांक है, ग्रेविटेशनल का पॉइंट है हमारे पास, बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम बोलते हैं कैपिटल जी को, लेकिन स्मॉल जी जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो जी जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। तो लेकिन स्पेसिफिक वेट की बात करें तो स्पेसिफिक वेट यानी कि अपेक्षित भार वो होता है तरल का डेंसिटी, तरल का घनत्व, और इंटू में गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक। अब देखिए अपेक्षित यानी कि विशिष्ट घनत्व या फिर अपेक्षित गुरुत्व क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ, तरल का जो घनत्व है तथा मानक पदार्थ यानी कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व के अनुपात को तरल का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है, तरल का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि तरल का अपेक्षित घनत्व बराबर तरल यानी कि द्रव का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व क्या होगा, यही हमारे पास बताएगा कि तरल का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो रो द्रव अपॉन रो जल, यानी कि जल का घनत्व और अपॉन में द्रव का घनत्व और अपॉन में जल का घनत्व, ये हमारा पास तरल का अपेक्षित घनत्व हो जाता है। अब तरल का अपेक्षित गुरुत्व क्या होता है, देखिए जब वो अपेक्षित घनत्व पूछ रहा था तो घनत्व लिया था, आपकी के बार अपेक्षित गुरुत्व पूछ रहा था तो अपेक्षित भार लेंगे। तो तरल का अपेक्षित भार अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अपेक्षित भार, तो हो जाएगा स्मॉल w द्रव अपॉन स्मॉल w जल। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व हम लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है और पारे का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6। एक द्रव या तरल का अपेक्षित घनत्व या फिर अपेक्षित गुरुत्व का मान समान ही होगा। क्लियर है? चलिएगा अब बात आती है श्यानता की। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है? श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है। ठीक है, न्यूटन का श्यानता समीकरण कर्तन बल शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और उसको बोलते हैं हम प्रतिबल। कर्तन बल अपॉन पर यूनिट एरिया, तो इसको प्रतिबल बोलेंगे। और प्रतिबल का जो डेफिनेशन होता है, प्रतिबल यानी कि कर्तन बल स्थिर समतल सतह से दूरी y के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो हम कह देंगे du अपॉन dy, और ये होता है हमारे पास कर्तन प्रतिबल टाउ, इसके समानुपाती। जो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू du अपॉन dy, जहां पर म्यू क्या है, समानुपातिक नियतांक है, और गतिक श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं। du अपॉन dy क्या है, कर्तन प्रतिबलों की दर या फिर गतिक ढाल है, और म्यू हमारे पास आ जाता है जब हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं टाउ अपॉन du अपॉन dy। मात्रक निकालेंगे म्यू का, तो म्यू का मात्रक हो जाएगा बल अपॉन क्षेत्रफल अपॉन दूरी अपॉन समय अपॉन दूरी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बल गुणा समय अपॉन दूरी का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व किया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एमकेएस में बात करेंगे तो किलोग्राम इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो केजीएफ इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हम बात करेंगे सीजीएस में होता है पॉइस। एक पॉइस इक्वल टू होता है 1 डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। 1/10 केजीएफ सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर ये होता है एमकेएस में। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की श्यानता लगभग 1/100 पॉइस या फिर 1 सेंटीपॉइस होती है। ठीक है, बात करते हैं गतिज श्यानता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गतिज श्यानता यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है तरल की श्यानता अपॉन तरल की मात्रा घनत्व, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डायनेमिक डेंसिटी फ्लूइड। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी और अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो हो जाएगा। और न्यू का सीजीएस मात्रक होता है स्टोक, और 1 स्टोक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा। V का एमकेएस पद्धति में 1 स्टोक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू होता है 10⁻⁴ स्टोक। ठीक है, और 10⁶ सेंटी स्टोक हमारे पास बन जाएगा जब इसको सेंटी स्टोक में चेंज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरिफिस मीटर की तुलना वेंचुरीमीटर से कीजिए। ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में इसका मतलब क्या है, हमें तुलना करनी है, अंतर बताना है। ऑरिफिस मीटर में वेंचुरीमीटर में तुलना इस प्रकार करेंगे, देखिएगा ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर का 2 हमने कॉलम बना लिए। देखिए ऑरिफिस मीटर कम स्थान घेरता है जबकि वेंचुरीमीटर ज्यादा स्थान घेरता है। क्लियर? और ऑरिफिस मीटर का मूल्य भी कम होता है लेकिन वेंचुरीमीटर का मूल्य ज्यादा होता है। ऑरिफिस मीटर उच्च दबाव नल छिद्र प्लेट से पहले स्थित है और निम्न दाब नल के बाद स्थित है। ठीक है, जबकि
वेंचुरीमीटर क्या है, इनलेट सेक्शन में हाई प्रेशर टैप लिया जाता है और लो प्रेशर टैप वाले के जो बीच है उसमें स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए ऑरिफिस मीटर जो है विभिन्न प्रकार के छिद्र प्लेट होते हैं, जैसे सांद्रक, सनकी, खंड और चतुर्भुज धार। लेकिन वेंचुरीमीटर में क्या होता है, इनलेट सेक्शन में हाई प्रेशर टैप लिया जाता है और प्रेशर टैप वाले के बीच में स्थित होता है। लेकिन वेंचुरीमीटर विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, लंबे रूप और क्लासिक, लघु रूप, सनकी और आयताकार। ठीक है, देखिएगा अब यह स्टेनलेस स्टील यानी कि निकिल, मोनेल, फास्फोरस, कांस्य से बना होता है, क्या हम बोल सकते हैं ऑरिफिस मीटर। लेकिन वेंचुरीमीटर क्या है, यह आमतौर पर कच्चा लोहा स्टील से बना होता है, वेंचुरी आकार में बड़ी भी होती है, ध्यान रखिएगा। ऑरिफिस तो प्लेट के आकार का होता है, छोटा होता है, लेकिन वेंचुरी आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। ऑरिफिस मीटर में समय बढ़ने के साथ साथ, और ये क्या है, क्लॉगिंग। ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ क्लॉगिंग एक समस्या है, ब्लॉकिंग बोल सकते हैं इसके। ठीक है, ये क्लॉगिंग लिखा हुआ है, समय बढ़ने के साथ साथ ब्लॉकिंग एक समस्या है, इसलिए यह स्लरीज के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि स्लरीज का मतलब होता है जो उसमें कचरा होता है उसको हम स्लरीज बोलते हैं, तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है ऑरिफिस मीटर। लेकिन वेंचुरीमीटर में क्या होता है, यह स्लरीज और गंदे तरल पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर दबाव जो है, दबाव तल प्लगिंग के सुरक्षित हो, दबाव तल जो है प्लगिंग से सुरक्षित हो। ठीक है, पाइप डिजाइन को एक छिद्र के लिए सीधा होना चाहिए और पाइप डिजाइन को सीधे होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऑरिफिस मीटर में पाइप डिजाइन को एक छिद्र के लिए सीधा होना चाहिए, जबकि वेंचुरीमीटर में ऐसा नहीं है। वेंचुरीमीटर में क्या होता है, डिजाइन जो है पाइप का वह सीधे होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ऐसे ही अपना जो है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पाइपों में टर्बुलेंट बहाव की विवेचना कीजिए और क्या हम इस प्रकार के बहाव की दर को माप सकते हैं, यदि हां तो किस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, देखिएगा पाइपों में टर्बुलेंट बहाव की विवेचना कैसे करें। ठीक, द्रव की गतिशीलता में टर्बुलेंट बहाव को तरल पदार्थ के कणों के अनियमित आंदोलन के टर्बुलेंट की विशेषता पुनर्रचना ठीक है, पुनर्रचना, संपादन और स्पष्ट यादाच्छित होती है। अशांत प्रवाह में एक बिंदु पर द्रव की गति लगातार परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से गुजरती है। ध्यान रखिए, टर्बुलेंट बहाव के लक्षण देखिएगा। अशांत प्रवाह उच्च वेग, कम चिपचिपाहट और उच्च विशेषता रेखिक आयामों पर घटित होती है। ठीक है, यदि रेनॉल्ड्स संख्या Rn इक्वल टू नहीं है, यो हमारे पास हो जाएगा Rn और ये हो जाएगा हमारे पास 400 और ग्रेटर देन। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि रेनॉल्ड्स संख्या अगर 4000 से ज्यादा है तो प्रवाह अशांत है। और अनियमितता क्या कहलाएगी, प्रवाह को द्रव के कणों के अनियमित आंदोलन की विशेषता है और इस कारण से अशांत प्रवाह को सामान्य रूप से सांख्यिकीय रूप से निर्धारित किया जाता है, न कि नियतात्मक रूप से। ठीक है, अस्त व्यस्तता क्या है, अशांत प्रवाह में पाइप के खंड में एक काफी सपाट वेग वितरण मौजूद है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण द्रव एक दिए गए मूल्य पर बहता है और तेजी से दीवारों के करीब गिरता है। एक प्रवाह में द्रव गति और ऊर्जा परिवहन की बढ़ी हुई मिश्रण और बढ़ी हुई दरों के लिए जिम्मेदार विशेषता को प्रसार ही कहा जाएगा। घूर्णिता क्या होता है, टर्बुलेंट प्रवाह की विशेषता एक मजबूत त्रिआयामी भंवर पीढ़ी तंत्र है। इस तंत्र को भंवर स्ट्रेचिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास टर्बुलेंट बहाव के लक्षण। और देख लीजिएगा, एक है अपव्यय, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशांत प्रवाह की गति ऊर्जा को चिपचिपा कतरनी तनाव द्वारा आंतरिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। उनके विश्लेषण के लिए उपलब्ध मुख्य उपकरण CFD विश्लेषण है। ठीक है, CFD क्या है, विश्लेषण है। और CFD जो है द्रव यांत्रिकी की एक शाखा है जो कि अशांत द्रव प्रवाह को शामिल करने वाली समस्याओं को हल करने, ठीक है, शामिल करने वाली समस्याओं को हल करने और विश्लेषण करने के लिए संख्यात्मक विश्लेषण अशांत द्रव प्रवाह शामिल करता है और एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि नीवियर स्टोक्स
नेवियर स्टोक्स समीकरण अशांत समाधान प्रदर्शित करने में सक्षम है और यह समीकरण अनिवार्य रूप से सभी सीएफडी कोड के लिए आधार है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर हैमर की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वाटर हैमर क्या होता है? देखिएगा, जल आघात जिसे हम बोलते हैं, देख लीजिए पहले एक फिगर समझ लीजिएगा। मान लो यहां पर एक पाइप लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, यहां पर पानी बह रहा है, ठीक, लेकिन जैसे ही ये पानी बह रहा है तो यहां पर एक सीधा पाइप ले लेते हैं, ये सीधा पाइप है, यहां पर ये एक रुकावट लगी हुई है। अगर हमने इसको खोल रखा है तो पानी बह रहा है, लेकिन हम इसको क्या है एकदम से बंद कर दें तो पानी इससे अगर टकराएगा और काफी ज्यादा मात्रा में ऊपर को उछलेगा, ठीक है, और यही कहलाता है वाटर हैमर। आइए समझते हैं जल आघात वाटर हैमर क्या होता है। किसी पाइप या फिर नल में बह रहा द्रव अपनी संगति या फिर वेग के कारण संवेग यानी कि मोमेंट ऑफ वेलोसिटी रखता है, ठीक है, मोमेंटम वेलोसिटी रखता है, जहां पर m जो है द्रव की संगति और v जो है वेग है। अब यदि नल में द्रव प्रवाह को वाल्व आदि की सहायता से एकदम रोक दिया जाए तो वेग शून्य हो जाता है और वेग शून्य हो जाने के कारण प्रवाहित द्रव का संवेग भी समाप्त हो जाता है, अर्थात संवेग का मान बदलकर शून्य हो जाता है और संवेग के इस परिवर्तन के कारण वाल्व पर अत्यधिक दाब लगता है और द्रव में दाब तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो जल के एक सिरे से वाल्व तक संचरित यानी कि ट्रांसमिट होती हैं और इन दाब तरंगों के कारण नल में ठक ठक जैसी आवाज आने लगती है, ठीक है। जब हम उसको एकदम से रोकते हैं तो थक थक की आवाज आती है, अगर हम उसको बंद कर दें तो, ठीक है, जिसे अभिहन या फिर नॉकिंग कहते हैं। और इस प्रकार प्रवाह के रुक जाने से नल में हुई एकदम दाब वृद्धि को जलाघात कहते हैं। जलाघात कहते हैं या फिर जल प्रघात कहते हैं, जल प्रघात या फिर जलाघात। यहां हम वाल्व को धीरे धीरे बंद करने पर ही जल आघात का अध्ययन करेंगे, वरना हमें जो है पता नहीं चलेगा कितने टाइम पर क्या हमें सिचुएशन दिखाई दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा उपयोगी है। इस परीक्षा को आप देकर के आइएगा और देखिएगा आपको किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मैकेनिकल सिविल के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप कमेंट कर दीजिएगा।